Uh, okay जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। अच्छा, अभी आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या है, कैसे उनको यूज़ करते हैं, उनके वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं या उनके रेफरेंसेस जो है कैसे क्रिएट करते हैं। उनका जो सिंटैक्स है वो क्या है और इस तरह की जो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। When we think of a class, we assume that program will create object of that type. यानी जब भी हम किसी एक क्लास को क्रिएट करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम उसको ऑब्जेक्ट्स बना सकें। जैसे आपको पता है कि एक क्लास जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, डबल उनके वेरिएबल्स बना सकते हैं, इसी तरह से यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप है उसके वेरिएबल्स भी हम बना सकते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के बाद हम उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उन रेफरेंसेस को हम असाइन करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की सूरत में या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की सूरत में हम उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं बना सकते। यानी जिस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर उसका क्या पर्पस है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। Sometimes it is useful to declare classes called abstract classes for which you never intend to create objects because they are used only as superclasses in the inheritance hierarchy. We refer to them as abstract classes, yeah, abstract superclasses. These classes cannot be used to instantiate objects because, as we will soon see, abstract classes are incomplete. Subclasses must declare the missing pieces to become concrete classes, from which you can instantiate objects. तो हमारी जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो इनकम्प्लीट क्लास होती है। तो इनकम्प्लीट क्लास बनाने का मकसद क्या है फिर? तो मकसद ये है कि जब हम एक सुपर क्लास बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और उस क्लास से जब हम इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में, तो वो जो चाइल्ड क्लास होगी वो कंक्रीट क्लास हो सकती है। तो चूंकि वो कंक्रीट हो सकती है तो फिर उससे हम ऑब्जेक्ट्स को इंस्टेंशिएट करेंगे। इसका पर्पस जो है वो यूनिफॉर्म एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है। इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे हम एपीआईज, हम एक कंसेप्ट जानते हैं एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। यानी हमारे पास बने बनाए फंक्शंस होते हैं जिनके जो वेरिएबल्स यानी जिनके पैरामीटर्स की तादाद, टाइप और ऑर्डर हमें मालूम होता है और रिटर्न टाइप हमें मालूम होती है। तो इसी तरह से वो हमारे पास एक इंटरफेस की शक्ल इख्तियार करते हैं। ओके जी, अभी हम बात करते हैं पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर्पस इज टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट सुपर क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस कैन इनहेरिट एंड दस शेयर अ कॉमन डिज़ाइन। डिज़ाइन से मुराद कोई ग्राफिकल डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन से मुराद है उसका जो लाइक मेथड का नेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर हैं, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर है, टाइप ऑफ पैरामीटर हैं, रिटर्न टाइप है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं डिज़ाइन ऑफ अ क्लास। इन द शेप हायरार्की जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो उसमें क्या था कि सब क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर रही हैं और इनहेरिट करते हुए एक नोशन जो है उसको वो कायम रखना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल अब शेप क्लास एक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट्स उनके क्या हो सकते हैं, लाइक लोकेशन है, कलर है, बॉर्डर थिकनेस है, एंड बिहेवियर सच एज ड्रॉ है, मूव है, ठीक है, रीसाइज है, चेंज कलर है। तो ये वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सारी शेप्स के अक्रॉस शेयर हो रही होती हैं। तो चूंकि ये शेयर हो रही होती हैं तो हम पेरेंट क्लास के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे बिहेवियर्स को इकट्ठा रख लेते हैं, और जब चाइल्ड क्लास इनसे इनहेरिट करती है, यानी शेप क्लास से जब इनहेरिट करेंगे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह, तो वो चूँकि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी तो उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन देना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, क्लासेस दैट कैन बी यूज्ड टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कंक्रीट क्लासेस। तो इसी तरह से जिनके ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट नहीं हो सकते उनको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहते हैं।
तो कंक्रीट क्लासेस जो हैं, these such classes provide implementation or of every method that declares some of the implementation can be inherited. तो जो मेथड्स जो हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट क्लास में मौजूद नहीं होगी, वो हम चाइल्ड क्लास के अंदर प्रोवाइड करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ मेथड्स जो हैं हम पेरेंट क्लास में इम्प्लीमेंट कर दें और कुछ को हम छोड़ दें। तो जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनको अगर आप चाहें तो दोबारा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चाइल्ड में, और अगर आप उनको छोड़ना चाहें यानी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन को ही यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी कुड डिराइव कंक्रीट क्लास सर्कल, इसी तरह से स्क्वायर एंड ट्राइंगल फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास 2 डायमेंशनल शेप। Similarly, we could derive concrete class sphere, cube and tetrahedron from the abstract superclass 3-dimensional shape. तो इसमें इसने दो पेरेंट बना ली हैं, एक 2 डायमेंशनल एक 3 डायमेंशनल, और दोनों के डिफरेंट चार्ट्स हैं। तो इस सूरत में दोनों abstract classes जो हैं वो abstract रहेंगी। Abstract super classes are too general to create real objects, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप जैसे क्लास का नाम है, तो इससे अब कौन सी शेप बनेंगी, ये चूँकि एक जनरल नेम हमने रखा हुआ है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल शेप, इससे बहुत सारी टाइप ऑफ शेप्स हो सकती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये क्लास 3 डायमेंशनल शेप या 2 डायमेंशनल शेप ये किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बल्कि एक जेनेरिक बिहेवियर के जेनेरिक जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में हमें ये बता रही है। तो जेनेरिक बिहेवियर या जेनेरिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन क्लासेस का पार्ट होंगी और उनकी कंक्रीट फॉर्म जो है उनके चाइल्ड के अंदर अवेलेबल होगी। दे स्पेसिफाई ओनली व्हाट इज़ कॉमन अमंग सब क्लासेस। वी नीड टू बी मोर स्पेसिफिक बिफोर वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल। For example, if you send the draw message to the abstract class 2-dimensional shape, it knows that 2-dimensional shape could be drawable, but it does not know what specific shape to draw, so it cannot implement a real draw method. बिल्कुल, यानी एक abstract class का मतलब ये होगा कि ऐसी क्लास जो कि एक जनरल प्रॉपर्टीज़ को तो वो होल्ड करती है, लेकिन उससे स्पेसिफिक कोई क्लास या कोई फंक्शनैलिटी हमारा पर्पस नहीं होती। कंक्रीट क्लासेस प्रोवाइड द स्पेसिफिक दैट मेक इट reasonable to instantiate objects. Not all hierarchies contain abstract classes. However, programmers often write client code and use only abstract superclasses type to reduce client's code dependencies on a range of subclass types. For example, you can write a method with a parameter of an abstract superclass type. When called, such a method can receive an object of any concrete class that directly or indirectly extends the superclass specified as the parameters type. तो इसी तरह से यानी हमारे पास हायरार्की में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होंगी उससे प्रोग्रामर जो है आमतौर पे क्लाइंट के लिए कोड लिखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो सुपर क्लासेस यानी हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 सब क्लासेस हैं और उनका जो कॉमन कोड था वो आपने उठा के एक सुपर क्लास में रख दिया, और उस एक सुपर क्लास से पांचों क्लासेस जो हैं वो इनहेरिट कर रही हैं। तो वो 5 दफ़ा कोड जो आपने अलग-अलग हर क्लास में लिखना था जो कॉमन था वो आपने एक जगह रख दिया। तो इस तरह से कोड की रेप्लिकेशन जो है वो कम हो गई, यानी आपने जनरल जो कोड था वो एक क्लास जो कि सुपर क्लास उसमें लिख दिया, और जितनी भी उसकी सब क्लासेस थी या डिराइव्ड क्लासेस थी उनको आपने जब इनहेरिट किया तो वो इनहेरिटेंस के दौरान सारे का सारा कोड जो है जो पेरेंट का था वो उनके पास आ गया। तो इस तरह से आपको कम कोड लिखना पड़ा और उससे आपने सारी फंक्शनैलिटी वही वाली अचीव कर ली, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा एक और भी है, वो ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ का मेथड है स्मॉल डी के साथ DRAW, ड्रॉ का मेथड इस एग्जांपल में अगर हम लेते हैं तो वो ड्रॉ का मेथड जो है वो हमारे पास सभी क्लासेस के अंदर सेम सिग्नेचर के साथ अवेलेबल रहेगा, यानी DRAW सर्कल के लिए भी वही मेथड, ट्रायंगल के लिए भी वही मेथड, रेक्टेंगल के लिए भी वही मेथड, और इसी तरह से अगर आपके पास स्फीयर, क्यूब या टेट्राहेड्रॉन 3 डायमेंशनल की सूरत में बात करें तो उनके दरमियान भी वही वाले
सेम सिग्नेचर्स हैं वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोड हमें कम करना पड़ेगा। कोड की रीयूजेबिलिटी हमें अचीव होती है पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए से। Abstract classes sometimes continue several constitute several levels of a hierarchy. For example, the shape hierarchy begins with an abstract class shape. ठीक है, on the next level hierarchy are abstract classes like two dimensional shape and three dimensional shape. मतलब यहाँ पे वो बात ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप क्लास है, उसकी दो पेरेंट क्लासेस होगी, टू डायमेंशनल शेप एंड थ्री डायमेंशनल शेप। ठीक है, और फिर फर्दर टू डायमेंशनल शेप जो है उसके फर्दर चाइल्ड हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। और इसी तरह से थ्री डायमेंशनल शेप जो हैं उनके फिर फर्दर तीन चाइल्ड हो जाएंगे, सफ़ियर, क्यूब या टेट्राहेड्रॉन। ये लाजमी नहीं है कि तीन तीन ही होंगे, ये जितने भी आप जितनी भी क्लासेस उससे रखना चाहें वो रख सकते हैं, यानी कि एक पेरेंट के जितने भी चाइल्ड आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी इस सिनेरियो के अंदर क्या हुआ कि एक शेप क्लास थी, उसकी दो चाइल्ड क्लासेस हो गई, टू डायमेंशनल शेप एंड थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल की फर्दर तीन हो गई, थ्री डायमेंशनल की फर्दर तीन हो गई। तो इस तरह से ये हायरार्की। अब ये जो तीनों तीन टू डायमेंशनल की और तीन थ्री डायमेंशनल की जो क्लासेस हैं, ये छः की छः क्लासेस शेप क्लास से भी इनहेरिट कर रही हैं। तो ग्रैंड पेरेंट जो है इन छः क्लासेस का वो है शेप। तो इस तरह से शेप से जो प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी उसको हम जो है वो ग्रैंड चाइल्ड के पास भी उसमें वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी है कि ये जो मैंने पहले बताया कि एक पेरेंट है, फिर उसके चाइल्ड हैं, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, या इसको दूसरी एंगल से अगर देखें तो क्लासेस हैं, उनके पेरेंट क्लास है और उन पेरेंट की ग्रैंड पेरेंट क्लास भी है। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, जिसमें क्लास एक क्लास इनहेरिट कर रही है, वो आगे किसी और से इनहेरिट कर रही है, वो आगे किसी और से भी इनहेरिट कर सकती है। तो ये जो लेवल्स हैं ये मतलब मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, मल्टी लेवल तो अभी मैंने आपको बताया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मौजूद नहीं है। कैसे? यानी अगर आपके पास एक क्लास है तो उसकी एक ही पेरेंट क्लास होगी, तो जो ग्रैंड पेरेंट है वो पेरेंट की पेरेंट होगी। एक क्लास की दो या तीन पेरेंट्स नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होगी। तो इसी तरह से यानी अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके से नहीं होती। कुछ तरीकाकार हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के, वो हम लेटर ऑन फिर बात करेंगे कि इस तरह से वो पॉसिबल है। अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल इंटरफेसेस से आप इनहेरिट कर सकते हैं, वो क्या हैं वो हम लेटर ऑन इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, कैसे डिक्लेयर करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को? तो फॉर एग्जांपल यू मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग इट विद कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है जावा में। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास normally contains one or more abstract methods. An abstract method is one with keyword abstract in its declaration as in, जैसे अभी हम बात करें कि पब्लिक, ये तो उसका एक्सेस मॉडिफायर है, फिर उसके पहले हमने लगा दिया abstract, वाइड से मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ड्रॉ फंक्शन का नाम है और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज यानी कि ये पैरामीटर ये फंक्शन नहीं लेता। तो वाइड यानी उसकी रिटर्न टाइप अगर है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो वाइड। तो उससे पहले हम एक कीवर्ड लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो उससे ये जो मेथड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। तो कोई भी क्लास जिसके अंदर इस तरह का कोई भी मेथड अवेलेबल हो, यानी उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा हो किसी मेथड, बाकी सारी क्लास कंप्लीट लिखी हुई हो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड उस मेथड की रिटर्न टाइप से पहले लगा दें, तो वो सारी की सारी क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। उसका तरीकाकार क्या होगा? या तो चाइल्ड क्लास बनाएं और चाइल्ड क्लास बना के उससे इनहेरिट करें, और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कंक्रीट करें, फिर आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। ठीक है, या फिर पेरेंट क्लास में से ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है रिमूव कर दें, तब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। Abstract methods do not provide implementations. A class that contains any abstract method
must be explicitly declared as an abstract class even if that class contains some concrete methods. Each concrete subclass of an abstract superclass also must provide concrete implementation of each of the superclasses abstract methods. तो सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने एक क्लास इनहेरिट किया सुपर क्लास से, उस सुपर क्लास में कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मौजूद था, तो आपको चाइल्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो एक कंक्रीट क्लास बन जाए. कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट. Constructors are not inherited, so an abstract constructor could never be implemented. Though non-private static methods are inherited, they cannot be overridden. Since abstract methods are meant to be overridden so that they can process objects based on their types, it would not make sense to declare static method as abstract. तो डेफिनेटली सो कंस्ट्रक्टर को तो आप स्टैटिक करेंगे तो फिर उसका ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बन पाएगा. तो चूँकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर जो हैं वो खुद ब खुद कॉल होते हैं, इवन जब आप चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भी वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं. तो इस वजह से कंस्ट्रक्टर्स को आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते. स्टैटिक को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे तो जब आप इनहेरिट करेंगे चाइल्ड क्लास में जाके स्टैटिक को ओवरराइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी डिक्लेरेशन एक ही टाइम पे होती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको साथ में प्रोवाइड करनी होती है. ठीक है. Using abstract classes to declare variables. Although we cannot instantiate objects of abstract classes, you will see कि हम किस तरह से abstract super class का वेरिएबल बना सकते हैं जो कि रेफरेंस जो होल्ड करेगा उस ऑब्जेक्ट का जो कि कंक्रीट क्लास का है और वो डिराइव कर रही है उस abstract super class से. तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है. यानी आप abstract क्लास का एक वेरिएबल बना सकते हैं. वेरिएबल कैसे? अगर आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट S1 और सेमीकोलन पुट करेंगे. यानी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक वेरिएबल या एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. इक्वल टू न्यू वाला काम नहीं कर सकते. अगर आप साथ में लिखेंगे इक्वल टू न्यू तो उससे क्या होगा कि कंपाइलर आपको एरर देगा और ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा. यानी इक्वल टू न्यू जब आप करते हैं तो उससे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है. तो ये हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट नहीं कर सकते. तो उसका एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसका एक रेफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं. रेफरेंस या वेरिएबल में जो बात कर रहा हूँ वो एक ही है. यानी उसका एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये इस बात को मैं ये कहूँ कि उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. तो इन दोनों बातों का एक ही मतलब है. प्रोग्राम्स typically use such variables to manipulate subclass objects polymorphically. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फिर फर्दर उससे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है वो अचीव करेंगे. यानी एक पेरेंट क्लास का जो रेफरेंस है वो चाइल्ड क्लास के रेफरेंस को एक्सेस कर सकता है. ये भी हमने पीछे एग्जांपल्स भी देखी हैं लास्ट लेक्चर्स में. You also can use abstract superclass names to invoke static methods declared in those abstract superclasses. बिल्कुल. तो आपको पता है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता. तो चूँकि ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं होता तो फिर आप उस क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और उसके बाद आप जो मेथड है, जो स्टैटिक मेथड है, आप उसको कॉल कर सकते हैं. Consider another application of polymorphism. A drawing program need to display many shapes including types of new shapes that you will add to the system after writing the drawing program. तो ये आप एग्जांपल्स हैं वो इस तरह से देख सकते हैं. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो लेयर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए काम आती है. तो पॉलीमॉर्फिज्म इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग सो कॉल्ड लेयर्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स. ठीक है. तो ये था हमारा आज का पॉलीमॉर्फिज्म के पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर और फर्दर एग्जांपल्स और इंट्रोडक्शन और इस तरह की सारी चीज़ों के हवाले से हमने बात की. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक केस स्टडी के हवाले से. सो टिल दैट टाइम टेक केयर. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.